कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बेलगांव में छोटू नाम का एक रसगुल्ला बेचने वाला रहता था। उसके रसगुल्ले बेलगांव में बहुत मशहूर थे। छोटू बहुत ही सीधा साधा और भोला था, दिल का बड़ा ही साफ। छोटू की पत्नी शालिनी घर पर रसगुल्ले बनाती और छोटू शहर जाकर उन्हें बेचा करता था। उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसे ठगते थे। सुनिए, जरा चौकन्ना रहना, ग्राहकों से सही सही पैसे लेना। आजकल कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। छोटू की बेटी स्वीटी स्कूल से आने के बाद दुकान में बैठ के अपना होमवर्क करती थी। उस गांव में दीपक और मनोज नाम के दो दोस्त थे जो लोगों को ब्याज पे पैसे देते थे। हर रोज सुबह गले में बैग डाल के वो छोटे छोटे ठेलों वालों को दिन भर के लिए ब्याज पर पैसे देते थे और शाम को उनसे ब्याज सहित पैसे वापस लेते थे। लेकिन ये वसूली करते करते वो दोनों वही ठेलों पर पाव भाजी, वड़ा पाव इत्यादि सब मुफ्त में खाते थे। बेचारे छोटे व्यापारी कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन वो दोनों छोटू के रसगुल्ले की दुकान पर आए। सुना है इसके रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसने अभी तक हमसे पैसे उधार लिए नहीं है। हाँ पता है, और हमें तो खरीदी हुई कोई भी चीज हजम नहीं होती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सुना है ये रसगुल्ले वाला दिमाग से हल्का है, उल्लू है। ऐसा कहकर मनोज दीपक के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों जोर से हंसे। दोनों एक दूसरे को ताली देकर छोटू की दुकान पर आए। नमस्कार, सुना है आपके दुकान के रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट है। गांव वालों ने बहुत तारीफ की। हमें 4 रसगुल्ले दीजिए ना, जरा हम भी तो देखें क्या खास बात है आपके रसगुल्लों में। छोटू ने खुश होकर दोनों को रसगुल्ले खिलाए। वाह वाह, क्या बात है, इतने बढ़िया रसगुल्ले मैंने आज तक नहीं खाए। और 4 देना। छोटू ने उन्हें और रसगुल्ले खिलाए। 4 करते करते दोनों ने दुकान के लगभग आधे रसगुल्ले खा डाले। छोटू ने हिसाब किताब किया और उन्हें बताया, पूरे 550 रुपए हुए हैं जी। तभी मनोज ने छुपके से अपनी जेब में से एक मरा हुआ कॉकरोच निकाला और अपनी प्लेट में रखा और चिल्लाने लगा, रुको रुको, ये देखो, इसके रसगुल्ले में कॉकरोच है। छी छी छी, थू थू। ओह, क्यों बे, तेरी दुकान में कॉकरोच है और ऐसे गंदे स्वीट लोगों को खिलाता है? रुक, मैं अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ और तुम्हारी दुकान बंद करवाता हूँ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आइंदा से पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। दीपक और मनोज वहां से चले गए और छोटू ने राहत की सांस ली। अगले ही दिन दोनों फिर से छोटू की दुकान पर आए। छोटू दादा, ये मनोज आपका अपमान कर रहा है। कहता है कि आपके दुकान के सिर्फ 4 ही रसगुल्ले खाए जा सकते हैं और उससे ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, 15-20 तो आराम से खा सकते हैं। मेरे साथ बहस करने लगा। अब आप ही बताइए, मैं सही हूँ या ये? दीपक की बातें सुन के छोटू ताव में आ गया। आप ही सही हो साहब, मेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू। जितने चाहो उतने रसगुल्ले खा सकते हो। एक खाओ तो और खाने का दिल करता है, चाहो तो आजमा लो। दीपक और मनोज ने एक दूसरे को देखा। छोटू उन्हें रसगुल्ले देता गया और वो खाते गए। आखिर जब छोटू ने हिसाब किया, टोटल 650 रुपए हुए हैं साहब। क्या बकवास करते हो, तुमने शर्त लगाई थी इसलिए हम खाते गए, अब हम क्यों दे पैसे? अरे वाह भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो दीपक। ऐसा कहकर दोनों हंसते हंसते वहां से निकल गए। वैसे तो साहब ठीक कह रहे थे, शर्त मैंने ही लगाई थी। इस तरह दीपक और मनोज रोज वहां आते, कोई ना कोई कहानी बनाते और छोटू को मूर्ख बनाकर फोकट में रसगुल्ले खाकर वहां से चले जाते। ये सब वही पास में बैठकर पढ़ाई करने वाली स्वीटी देखती थी। एक दिन घर पर शालिनी ने छोटू से कहा, सुनिए, आपके दुकान में रसगुल्ले की अच्छी बिक्री हो रही है, लेकिन पैसे क्यों कमा रहे हैं घर पर? ऐसे ही चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा? क्या बात है, अगर आपको धंधा नहीं जम रहा तो मजदूरी करके घर चलाएंगे। पिताजी की कोई गलती नहीं है माँ। दुकान में रोज 2 लोग आते हैं और रसगुल्ला खाकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं। वो दोनों पिताजी को ठग रहे हैं और पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कहकर स्वीटी ने सारी पिछली बातें शालिनी को बता दी। अगले दिन दीपक और मनोज वापस छोटू की दुकान पर आए। 4 रसगुल्ले देना भाई। तभी शालिनी अपनी गांव की 5-6 सहेलियों के साथ वहां आई। वे औरतें भी रसगुल्ले खाने लगी। इतने में छोटू चिल्लाया, गल्ले के 10,000 रुपए गायब है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। दीपक और मनोज भी चकरा गए। तभी शालिनी की एक सहेली चिल्लाई और दीपक की ओर इशारा करते हुए बोली, वो देखो, उन्होंने निकाले हैं।
उनकी थाली में है। हाँ हाँ, हमने भी देखा है। इसी आदमी ने चुराए हैं 10,000 रुपए। अजी देख क्या रहे हो जी? पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ। इतने लोग गवाह है, अब ये यहाँ से बच के नहीं जा सकते। शालिनी की बात सुन के दीपक और मनोज समझ गए कि सब क्या चल रहा है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप छोटू को 10,000 रुपए देकर वहाँ से निकल गए। उस दिन के बाद दीपक और मनोज ने किसी भी ठेले पे मुफ्त का खाना नहीं खाया और हमेशा के लिए सुधर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ना ही किसी को ठगना चाहिए और ना ही किसी और को हमें ठगने देना चाहिए। कानपुर नाम के गांव में एक रघु नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था। उसकी की हुई मेहनत रंग भी लाया करती थी और उसकी बनाई सारी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा उसका काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे उसका काम हल्का हो जाता था। सीमा और रघु का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो गाँव वालों की हमेशा मदद किया करते थे। ये सब उस गाँव के हरिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रघु, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें पैसे किसके लिए चाहिए? जुआ खेलने के लिए? अरे नहीं नहीं, जरा मजबूरी थी इसीलिए चाहिए थे। अरे ऐसे जुआरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो घर वालों को बेच के खाए। चलो मैं चलता हूँ। ये सब सुन के हरिया बहुत ही आग बबूला हो जाता है। ये रघु खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाऊंगा। सबका मसीहा बना फिरता है और मैंने पैसे मांगे तो देता नहीं। अब देख तू मेरा कमाल। हरिया रघु पर नजर रखने लगा। एक दिन रघु बैंक से पैसे निकालने गया था। हरिया चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रघु बैंक से बाहर आया, हरिया ने उसके हाथ से पैसों का बैग खींच लिया और उसे धक्का देकर वहां से रफा दफा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई उसे। अब सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागते हैं, मगर वो भाग जाता है और इधर रघु जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। अरे मेरा पैसों का भरा बैग लूट कर ले गया। अब रघु दुखी मन से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी घटना बयां करता है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ। क्या पता कुछ हो जाए तो। ठीक है चलो। अब हरिया घर जाकर अपने कपड़े बदल कर उस बैग में देखता है। उस बैग में ढेर सारा पैसा होता है। वो पैसों की बैग अलमारी में छुपा कर रख देता है। अजी, इस बैग में क्या है? आपने बताया भी नहीं और अलमारी में रख दिया। अरे बाद में बताऊंगा। हमारे गांव में रघु हलवाई को किसी चोर ने लूट लिया। अब वो रघु पुलिस स्टेशन जाने वाला है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो चोर भी अगली बार चोरी करने से डरे। चुप बैठ, जा अपना काम कर, निकल यहाँ से। अब हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। क्या करूं? अगर ये रघु पुलिस के पास गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस रघु का कुछ तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो मन ही मन में रघु को मारने की साजिश करता है और शाम को ही अपने गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब रघु और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, हरिया चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए आता है और रघु और उसकी पत्नी सीमा को मार डालता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। यहाँ रघु और सीमा भूत बन जाते हैं। अरे क्या हुआ है आपको? आप ऐसे नीचे गिरे हो? अरे तुम भी तो जमीन पर पड़ी हुई हो। और हम दोनों को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? मगर सोचने की बात है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मार डाला? अब सारे गांव वाले उन दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर हरिया झूठे कागजात बनाकर रघु का घर और दुकान हड़प लेता है। अरे ये दुकान रघु की है, तुम्हारी नहीं, समझे? चलो भागो यहाँ से। सुन लो गांव वालों, ये सब रघु कल मुझे बेचने आया था और मैंने इसे और इसके घर को भी खरीद लिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे चाचा, लोन निकाला है इसलिए ले पाया। हरिया की बात पर विश्वास रखकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। इधर रघु और सीमा भूत बनकर गांव में आते हैं। रघु देखता है कि उसकी मिठाई की दुकान पर अब हरिया खड़ा होकर मिठाई बेच रहा है। कितने की चाहिए मिठाई? 50 रुपए की दे दो। ये तो हरिया है, ये कैसे हमारी दुकान पर? और घर में भी उसके बीवी बच्चे। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रघु और सीमा अपने दुकान के पास जाकर उसकी बातें सुन लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने दोनों को मार डाला। हर रोज की टेंशन से तो छुटकारा मिल गया हमेशा के लिए। सीमा, इसने हमें मारा है और इसी ने ही हमारे पैसे चुराए होंगे। इस हरिया को नहीं छोड़ूंगी मैं अब। देखो कैसे मजा चखाती हूँ। पैसों के लिए मारा ना?
अब पैसों से ही मरेगा। मेरा सब हड़प कर नाक की तरह मेरी संपत्ति पे बैठा है। इसका कुछ करना ही होगा। ये सारी जायदाद गरीबों के नाम आए और जरूरतमंदों के काम आए तो हमें मुक्ति मिल जाए। रघु और सीमा अब हरिया से बदला लेने का सोचकर घर जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया की नजर उन पर पड़ती है। वो क्या दिख रहा है भाई? जरा जाके देखता हूँ। हाँ, भूत भूत भागो! ऐसा कहकर वो भागने लगता है। रघु और सीमा के भूत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। क्यों रे हरिया, हमें क्यों मारा था? पैसे का लालच इतना बढ़ गया कि तू खून करने लगा। अब किसकी जान लेने वाला है तू? माफ कर दो रघु भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी तो चलो हमें जिंदा कर दो। कर सकते हो? माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुझे एक काम करना है। हम जैसा बताएंगे तुझे वैसा ही करना है। कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कानपुर नाम के गांव में एक रघु नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था। उसकी की हुई मेहनत रंग भी लाया करती थी और उसकी बनाई सारी मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा उसका काम में हाथ बटाया करती थी, जिससे उसका काम हल्का हो जाता था। सीमा और रघु का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो गाँव वालों की हमेशा मदद किया करते थे। ये सब उस गांव के हरिया को अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे रघु, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मुझे कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें पैसे किसके लिए चाहिए? जुआ खेलने के लिए? अरे नहीं नहीं, जरा मजबूरी थी इसीलिए चाहिए थे। अरे ऐसे जुआरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जो घर वालों को बेच के खाए। चलो मैं चलता हूँ। ये सब सुन के हरिया बहुत ही आग बबूला हो जाता है। ये रघु खुद को बहुत अक्लमंद समझता है। इसकी अकल तो मैं ठिकाने लाऊंगा। सबका मसीहा बना फिरता है और मैंने पैसे मांगे तो देता नहीं। अब देख तू मेरा कमाल। हरिया रघु पर नजर रखने लगा। एक दिन रघु बैंक से पैसे निकालने गया था। हरिया चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही रघु बैंक से बाहर आया, हरिया ने उसके हाथ से पैसों का बैग खींच लिया और उसे धक्का देकर वहां से रफा दफा हो गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा बैग लेकर भाग रहा है, पकड़ो कोई उसे। अब सारे गांव वाले उस चोर के पीछे भागते हैं, मगर वो भाग जाता है और इधर रघु जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले उसे उठाते हैं और उसे पानी देते हैं। अरे मेरा पैसों का भरा बैग लूट कर ले गया। अब रघु दुखी मन से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी घटना बयां करता है। अब हम क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो आज ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं। मैं भी आपके साथ आती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए तो। ठीक है चलो। अब हरिया घर जाकर अपने कपड़े बदलकर उस बैग में देखता है। उस बैग में ढेर सारा पैसा होता है। वो पैसों की बैग अलमारी में छुपा कर रख देता है। अजी, इस बैग में क्या है? आपने बताया भी नहीं और अलमारी में रख दिया। अरे बाद में बताऊंगा। हमारे गांव में रघु हलवाई को किसी चोर ने लूट लिया। अब वो रघु पुलिस स्टेशन जाने वाला है। ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो चोर भी अगली बार चोरी करने से डरे। चुप बैठ, जा अपना काम कर, निकल यहाँ से। अब हरिया गहरी सोच में डूब जाता है। क्या करूं? अगर ये रघु पुलिस के पास गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस रघु का कुछ तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो मन ही मन में रघु को मारने की साजिश करता है और शाम को ही अपने गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब रघु और उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, हरिया चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए आता है और रघु और उसकी पत्नी सीमा को मार डालता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। यहाँ रघु और सीमा भूत बन जाते हैं। अरे क्या हुआ है आपको? आप ऐसे नीचे गिरे हो? अरे तुम भी तो जमीन पर पड़ी हुई हो। और हम दोनों को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? मगर सोचने की बात है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मार डाला? अब सारे गांव वाले उन दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर हरिया झूठे कागजात बनाकर रघु का घर और दुकान हड़प लेता है। अरे ये दुकान रघु की है, तुम्हारी नहीं, समझे? चलो भागो यहाँ से। सुन लो गांव वालों, ये सब रघु कल मुझे बेचने आया था और मैंने इसे और इसके घर को भी खरीद लिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे चाचा, लोन निकाला है इसलिए ले पाया। हरिया की बात पर विश्वास रखकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। इधर रघु और सीमा भूत बनकर गांव में आते हैं।
रघु देखता है कि उसकी मिठाई की दुकान पर अब हरिया खड़ा होकर मिठाई बेच रहा है। कितने की चाहिए मिठाई? 50 रुपए की दे दो। ये तो हरिया है, ये कैसे हमारी दुकान पर? और घर में भी उसके बीवी बच्चे। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रघु और सीमा अपने दुकान के पास जाकर उसकी बातें सुन लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने दोनों को मार डाला, हर रोज की टेंशन से तो छुटकारा मिल गया हमेशा के लिए। सीमा, इसने हमें मारा है और इसी ने ही हमारे पैसे चुराए होंगे। इस हरिया को नहीं छोड़ूंगी मैं अब। देखो कैसे मजा चखाती हूँ। पैसों के लिए मारा ना, अब पैसों से ही मरेगा। मेरा सब हड़प कर नाक की तरह मेरी संपत्ति पे बैठा है, इसका कुछ करना ही होगा। ये सारी जायदाद गरीबों के नाम आए और जरूरतमंदों के काम आए तो हमें मुक्ति मिल जाए। रघु और सीमा अब हरिया से बदला लेने का सोचकर घर जाने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। तभी हरिया की नजर उन पर पड़ती है। वो क्या दिख रहा है भाई? जरा जाके देखता हूँ। हाँ, भूत भूत भागो! ऐसा कहकर वो भागने लगता है। रघु और सीमा के भूत उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। क्यों रे हरिया, हमें क्यों मारा था? पैसे का लालच इतना बढ़ गया कि तू खून करने लगा। अब किसकी जान लेने वाला है तू? माफ कर दो रघु भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी गलती फिर नहीं होगी तो चलो हमें जिंदा कर दो। कर सकते हो? माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुझे काम करना है, हम जैसा बताएंगे तुझे वैसा ही करना है। हाँ हाँ करूंगा, आप बोलकर तो देखो। हमारी जितनी भी संपत्ति है उतनी सारी जल्द ही हमारे गांव के गरीबों में बांट दे और बची हुई जमा पूंजी अनाथ आश्रम में दे दे। मैं ऐसा ही करूंगा, बस आप मुझे छोड़ दो। अब हरिया गांव में आकर सारी संपत्ति दान कर देता है और बची हुई संपत्ति अनाथ आश्रम को देता है। उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना गांव के बाबा से मदद मांगू, इन भूतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये सोचकर वो बाबा के पास चला जाता है। बाबा, ये भक्त आपके शरण में आया है, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बाबा, मेरे पीछे 2 भूत लगे हुए हैं, उनसे मुझे छुड़वा दो। अब बाबा ध्यान में मग्न हो जाते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है। दुष्ट पापी, खुद गुनाह करता है और अपने प्राणों की भीख मांगता है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, निकल जा यहाँ से। बाबा, बड़ी आशा लेकर आया था आपके पास, आप बचा लो ना मुझे बाबा। अगर तू यहाँ 10 मिनट और रहा ना तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, चला जा यहाँ से। अब हरिया बहुत डर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? तुम्हें उन पैसों ने अंधा कर दिया है। देवता समान रघु और सीमा को मार डाला। कुछ तो शर्म करो। अब मैं क्या करूं? आप उनकी सारी इच्छाएं पूरी करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पागल हो गई हो क्या? वो मुझे फांसी लगा देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। निर्मला बच्चों को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। अब हरिया को क्या करे समझ नहीं आता। अब वो रघु की सारी संपत्ति दान कर देता है और उनके पास चला जाता है। अरे रघु भाई, कहाँ हो आप? मार डालो मुझे, जैसे मैंने आपको मारा था वैसे ही आप भी मुझे मार डालो। जिस संपत्ति के लिए तूने हमें मारा वो तुझे छोड़ के चली गई, घर परिवार सब छूट गया। अब क्या करेगा? अब तो तुझे मार के भी फायदा नहीं, तू पहले से ही मरा हुआ है। उन्हें हमारी जान ली है, मगर आज कई लोगों की जिंदगी को सहारा देकर आया है, इसलिए अब हम तुझे नहीं मारेंगे। तुझे हमारा काम पूरा करना होगा जिंदगी भर। बोल, मंजूर है? हाँ करूंगा ना भाभी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा। आप चिंता मत करो, ये हरिया आपका हमेशा ऋणी रहेगा और सदा गरीबों की मदद करेगा। अब हम तुम पे हमेशा ध्यान रखेंगे और तुमसे काम करवा लेंगे। हाँ रघु भाई, आप मुझ पे ध्यान रखो, अब इस पुण्य काम में कोई कमी नहीं होगी। इस तरह रघु और सीमा हरिया पर नजर रख के अपना काम करवा लेते हैं और हरिया भी अब मन लगाकर गांव वालों की सेवा करने लगता है। अब वो गांव बहुत खुश रहता है, मगर गांव वाले आज भी रघु और सीमा की यादें निकालते रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। बहुत पुराने समय की बात है, आजमगढ़ नाम के एक गांव में फारूक नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वो उस राज्य में अपनी दुकान में तरह तरह के साबुन बेचता था, मगर उस समय लोग बर्तन, रेत और कपड़े भी बिना साबुन के धोते थे, जिस वजह से फारूक का धंधा कम चलता था और इसके कारण उनके 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ते थे। दिन भर साबुन बेचकर भी उनका गुजारा नहीं होता था। पिताजी, आज से आप काम पर मत जाइए, आज से काम पर मैं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम मत करो, तुमसे बड़े भी तो कुछ नहीं करते। नहीं नहीं पिताजी, आप काम पर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर असलम उसी राज्य में काम करने के लिए जाता है।
बाजार जाकर उसे जो भी काम मिले वो कर लेता था। कभी बोझ उठा लेता तो कभी किसी का सामान बेच देता था। जिसको जैसी मदद चाहिए उसे मदद कर देता था। उसके बदले में जो भी दाम मिले उस कमाई से उनका घर का गुजारा होता था। फारूक उसके बेटे को खुद के पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश था। एक दिन असलम बाजार में काम कर रहा था, तभी वहां एक शाही फरमान आता है, सबने अपने सर झुका लिए जाए, राजकुमारी इस रास्ते से जा रही है, सब रास्ते के किनारे खड़े हो जाए। सारे लोग रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी की पालकी वहां आती है। अचानक पास ही के जंगल से एक शेर वहां आता है और सारे लोग भागने लगते हैं। शेर राजकुमारी के पालकी के पास आता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसी समय असलम पास ही लोहा पिघलाने वाली दुकान से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उस शेर के सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमारी बहुत डर जाती है और पालकी से निकल के असलम के पीछे खड़ी हो जाती है। असलम बड़ी बहादुरी से शेर को भगा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। मंत्री जी, स्वर्ण मुद्राएं इनको भेंट दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है और असलम घर लौट आता है। वो कुछ खोया खोया सा है। क्या हुआ असलम, तुम कुछ खोए खोए से हो? कुछ नहीं पिताजी, जिस राजकुमारी को मैंने बचाया उसके बदले में मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं मिली है। तो जरा सोचिए उस राज्य में काम करने वाले लोगों की कितनी कीमत होगी। पिताजी, मुझे लगता है हमें भी उस राज्य में जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे दोनों जाने के लिए निकलते हैं। राज्य से निकलकर उन्हें बहुत घना जंगल लगता है और उस जंगल के खत्म हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान में दिन में सफर करना मुश्किल होगा, इसलिए वो सोचते हैं कि रात में रेगिस्तान में सफर करेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वे दोनों सोए हुए थे, तभी असलम को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। असलम उठकर उस आदमी को देखने जाता है। असलम उसके पास जाता है और उसे अपने पास का पानी पिलाता है। वो बूढ़ा आदमी असलम को धन्यवाद देता है और उसे एक जादुई कप देता है। बेटा, इस कप में पानी की 5 बूंदे डालना और ये तुम्हें आगे क्या होने वाला है ये सब बता देगा। ऐसा कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और असलम के हाथ में वो कप रह जाता है। असलम अपने पिता को जाकर ये सारी बात बताता है, लेकिन उनका इस पर विश्वास नहीं होता। वो दोनों अपनी आगे की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें फिर एक जंगल लगता है। अचानक उस घने जंगल से एक शेर बाहर आता है। शेर उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस बार उनके पास अपने रक्षण के लिए कुछ भी नहीं है। शेर गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी समय राजकुमारी चित्रांगना वहां मशाल लेके खड़ी हो जाती है। राजकुमारी ने उस शेर को अपनी मशाल दिखाकर भगा दिया और असलम के पास आई। धन्यवाद राजकुमारी, आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद? किस बात का? आपने उस दिन मेरी जान बचाई और आज मैंने आपकी जान बचाई। लेकिन राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैं अपने पिता के साथ यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पे रात को विश्राम करने रुकी हूँ। आप अब हमारे अतिथि बनकर हमारे राज्य में 8 दिन तक रहिए। बाद में आप अपने घर लौट सकते हैं। आप अब हमारे शाही अतिथि हैं। चलिए। असलम अब राजमहल में रहने लगा। एक दिन अचानक उसे उस जादुई कप की याद आई। उसने तुरंत वो कप निकाला और उसमें 5 बूंद पानी डाला। तब उसे दिखाई दिया कि राजा को कोई शैतान मारने वाला है। वो तुरंत ये सूचना राजा को देता है। महाराज, आपकी जान को खतरा है, कोई आपको